फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समास, वो भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। अगर आपने इस ट्रिक के जो रूल हैं वो अच्छी तरह से समझ लिए तो मानिए आपसे समास में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है ना। समास आपके लिए एक चुटकी का काम हो जाएगा कि तुरंत आप मतलब कि समास देखा और आप तुरंत पहचान जाओगे कहाँ है ये समास, अव्ययी भाव है या तत्पुरुष है या दिगु है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस इसके लिए आपको ये रूल अच्छी तरह से समझने होंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे आपका ये समास का कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं हम समास। देखो, सबसे पहले कि समास कितने हैं, समास के भेद कितने हैं। तो समास के भेदों की बात करी जाए तो इनके भेद 6 हैं। ठीक है। अब समास के लिए इनके नामों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। अब तक, दे, दो। ठीक है। अगर कभी कभी नाम ही पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा समास का प्रकार नहीं है, इसमें से 4 नाम दे दिए, कोई और 2 नाम कोई अन्य दे दिए, या 2 इसके दे दिए, 2 कोई अन्य किसी और के दे दिए। तो जैसे आपको ये ट्रिक याद है कि अब तक दे दो। आ से होगा अव्ययभाव समास, बा से होगा बहुब्रीहि समास, ता से होगा तत्पुरुष समास, का से होगा कर्मधारय, और पहले दा से होगा द्विगु समास और दूसरे से होगा द्वंद्व समास। ठीक है। ये हमारे समास के नामों की ट्रिक हो गई कि समास कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं समास के। तो क्या ट्रिक है, अब तक, दे, दो। ठीक है। क्या है, अब तक, दे, दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आ से कौन सा है, बा से बहुब्रीहि समास है, ता से कौन सा था, तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, और पहले दा से द्विगु समास और दूसरे से द्वंद्व समास। ठीक है। इसके नाम याद करने की ये सबसे इजी ट्रिक है। अब जानते हैं इन भेदों को, डिटेल में पढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले देखते हैं अव्ययभाव समास। देखिए, अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। और इस शब्द में क्या होता है फ्रेंड्स, उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है। उपसर्ग तो जैसे आप समझते हो, जैसे आप सभी जानते होंगे उपसर्ग क्या है। जैसे जान है। ठीक है। जान ये मूल शब्द है, अगर इसमें आगे हम बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेजान। तो इसमें जो बे लगा हुआ है ये क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है। तो आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हो। और इसके इस ट्रिक में मुख्य जो मेन उपसर्ग लगे रहते हैं वो होते हैं, देखिए, अति, प्रति, अनु, यथा, भर। इसमें मूलतः फ्रेंड्स 99% इन उपसर्गों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि आगे अति होगा, अत्यधिक है, प्रति है, अनु है, यथा है और भर है। ठीक है। तो इन्हें आप जरूर याद रखना। जहाँ भी आपको अति, प्रति, अनु, यथा, भर दिखे तो वो कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। तो दूसरा, जैसे कि इसमें उपसर्ग के बारे में बताया था, देखिए, जैसे हम अभी है ना प्रति के बारे में पढ़ रहे थे, तो जैसे प्रति मैंने आपको बताया कि प्रति उपसर्ग जहाँ भी प्रति हो, तो ये है प्रत्याशा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम प्रत्याशा का संधि विच्छेद करें तो होगा प्रतिधन आशा। ठीक है। और प्रति में तो इसका उपसर्ग क्या निकल के आया, प्रति निकल के आया ना इसका उपसर्ग। तो इसमें क्या है, उपसर्ग प्रति है। प्रति का अर्थ होता है बदले। तो अगर हम इसका, ये आप जरूर याद करना, याद रखना कि प्रति का अर्थ क्या होता है, बदला या बदले। ठीक है। क्योंकि आपको उपसर्ग का पहचानने के साथ साथ कभी उसका विग्रह भी पूछ लेता है कि प्रत्याशा का समास विग्रह क्या है। तो क्या होगा इसका, आशा के बदले आशा, आशा के बदले आशा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्रतिघात।
प्रतिघात, ठीक है। इसमें भी क्या है उपसर्ग, ये प्रति लगा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि अव्ययभाव में जो प्रथम पद है वो प्रधान है, तो जो प्रति क्या है, प्रति, ये पहला आपको ये पकड़ना है कि हाँ प्रति है, तो ये क्या हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका विग्रह होगा घात के बदले घात, घात के बदले घात, ठीक है। अभी आपको विग्रह भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इनका मीन जो अर्थ है वो पता होना चाहिए। तो प्रति का अर्थ क्या है, बदला या बदले, ठीक है। तो जैसे आस प्रत्याशा था तो उसमें हो गया आशा के बदले आशा, और प्रतिघात है तो घात के बदले घात। और अगर जैसे ये शब्द है प्रतिहिंसा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हिंसा के बदले हिंसा। तो प्रति आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका तो और उदाहरण देखते हैं हम। देखिए दूसरा आपको बताया था यथा, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं यथा के, यथाशक्ति। अब जहां भी आपको यथा, प्रति, अति, ठीक है, आ, भर, ये आपको कहीं भी दिखाई दें तो आप तुरंत टिक कर देना कि अव्ययभाव समास है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसका विग्रह करें यथाशक्ति का, तो इसका विग्रह क्या होगा यथाशक्ति का, शक्ति के अनुसार। और ये बहुत मोस्ट और है अव्ययभाव समास में ये समास, शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति। और यदि इसमें ये हो यथामति, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, जैसी मति, ठीक है। तो यहाँ आपको पहचानना अब इजी हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको अव्ययभाव समास में पहला तो अगर इसका ये आता है कि वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान है, तो आपको पता होगा कि कौन सा समास है, वो अव्ययभाव समास है, ठीक है। और इसमें उपसर्ग इसमें पहले बता दिया है इसकी ट्रिक, कि इसकी जो पहला पद होता है उसमें उपसर्ग होते हैं, जैसे कि आपको बताया था आ, यथा, ठीक है ना, प्रति, अति, अनु, ये सारे आपको यहाँ भी दिख जाए आप तुरंत टिक कर देना कि ये अव्ययभाव समास है, ठीक है। अव्ययभाव समास में एक प्रकार और आता है, वो भी देखिए। देखिए अभी तो हमने देखा था कि उपसर्ग का प्रयोग उसमें हो रहा था, अब दूसरा एक और प्रकार आता है इसमें अव्ययभाव समास में, वो देखिए ट्रिक नंबर 2, कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। जैसे कि घर घर, अब देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ योजक चिन्ह है वो द्वंद्व समास ही होगा, ठीक है। ये आप याद रखना कि हर योजक चिन्ह का मतलब ये नहीं कि द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, योजक चिन्ह होती है। पर द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास में एकमात्र डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, कि जहाँ भी आपको शब्द की पुनरावृत्ति दिखाई दे, घर घर, रात रात, धीरे धीरे, भागम भाग, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जहाँ भी शब्द की पुनरावृत्ति आपको दिखाई दे रही हो वहाँ तुरंत टिक कर देना कि ये अव्ययभाव समास है। और जबकि द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है, विपरीती विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीती जी शब्द आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन समान शब्द किस में होते हैं, अव्ययभाव समास में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द्वंद्व। अब देखते हैं फ्रेंड्स द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और अथवा या का इसमें लोप होता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो ये इनका उच्चारण होता है, जैसे राधा और कृष्ण, नर और नारी, गुण और दोष, और जैसे ऊंच नीच, ठीक है। हाथ पांव, माँ बाप, ठीक है। तो ये सारे आपको जहाँ भी ये संयोजक चिन्ह और जहाँ भी आपको विपरीती या शरीर के एक ही अंग का आपको जहाँ भी जैसे दिखाई, जैसे हाथ और पाँव, ये शरीर के ही अंग हैं, ठीक है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, हमारे ये द्वंद्व समास है। जैसे खाने पीने की वस्तु है वो दोनों एक साथ आ जाती है,
जैसे दाल रोटी, ठीक है। एक ही शब्द मतलब एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड शब्द, जैसे दाल और रोटी, ये किससे रिलेटेड हो गया? खाने से हो गया, ठीक है। हाथ पैर, ये किससे रिलेटेड हो गया? बॉडी से हो गया, है ना। और ये से आकर अगर कुर्ता और टोपी, ये क्या हो गए? ये हमारे वस्त्रों, ये हमारे कपड़ों से हो गए। तो इस तरह से आपको जहाँ भी दिखाई दे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा वो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में क्या होता है, हमने अभी अब तक पढ़े हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, जिसमें आपको उपसर्ग के द्वारा पहचानना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। और पहला पद प्रधान किस में होता है? अव्ययभाव समास में होता है। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक, ठीक है। इसकी आपको पहचान किससे करनी है? आपको संख्यावाचक से इसकी पहचान करनी है। जैसे कि नवग्रह, ठीक है। जैसे कि नवग्रह, तो क्या हो जाएगा? 9 ग्रह का समूह। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। दोपहर, तो इसमें भी ये दो संख्यावाचक हो गया। 3 गंगाओं का मिलन, 3 गंगाओं का समूह। पंचतंत्र, इसमें भी देखिए पंच है, तो पंच क्या है? 5 है। चौगुनी 4 है, तो इसमें भी क्या है? संख्यावाचक दे रखी है। और जैसे इसके एग्जाम्पल देखें हम, तो देखिए त्रिरत्न, ठीक है। त्रि क्या हो गया? 3 रत्नों का समूह, ठीक है। चौराया, चौराहा, तो इसमें क्या हो गया? 4 राहों का समूह, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहां भी आपको पूर्व पद यानी कि पहला पद अगर आपको संख्यावाचक दिखाई दे तो आप तुरंत टिक कर देना, वो कौन सा है? आपका द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपने विशेषण पढ़े होंगे, ठीक है। अब जैसे विशेष है, ये विशेष क्या हो गया? आपका आम, ठीक है। इसके आगे विशेषण लगा हुआ है पक्का आम, ठीक है। तो आम क्या हो गया? ये तो आपका हो गया विशेष, और ये क्या हो गया? आपका विशेषण, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका विशेषण, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था आम का, तो वो क्या हो गया? विशेष विशेषण, इस तरह से आपको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन क्या है कि जो भी पद, जो भी समास दिया हुआ है उसमें से आपको ये देखना है कि इसमें जो पहला पद है वो दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसमें कुल मिला के विशेषता ही आपको दिखेगी, चाहे पहले पद की, जैसे चरण है, चरण कमल। अब चरण कैसे हैं? कमल के समान, ठीक है। चरण कैसे हैं? कमल के समान। चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। महात्मा, महा, तो महान है जिसकी आत्मा, ठीक है। आत्मा कैसी है? महान। तो आत्मा की विशेषता क्या बता रहा है इसमें? आत्मा विशेष से है, लेकिन वो कैसी आत्मा है? महान। जैसे आम कैसा था? पक्का। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे इसके और एग्जाम्पल देखते हैं हम। श्वेत कमल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो कमल है ये तो क्या हो गया? विशेष्य, और श्वेत क्या हो गया? विशेषण। तो कमल की क्या विशेषता है? कमल कैसा है? श्वेत। तो आपको बस यही पहचानना है, जहां भी ये विशेष की विशेषता बताई जा रही हो, जहां भी आपको विशेषण ऐसे दिखाई दे, तो वो आप समझ लेना कर्मधारय समास है। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे महाराज, ठीक है। महाराजा, तो राजा कैसा है? महान, ठीक है। राजा कैसा है? महान। तो ये जो राजा है, राजा की विशेषता क्या है? इसका विशेषण क्या है? महान। तो क्या हो जाएगा? महान है जो राजा,
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। इसमें कर्मधारय समास में शायद आपको अब सबको समझ में आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए, दुरात्मा। दुरात्मा, ठीक है। आत्मा कैसी है? दुर। दुर का मतलब होता है बुरी। दुर का मतलब क्या होता है? बुरी। तो आत्मा कैसी है? आत्मा की क्या विशेषता बताई जा रही है इसमें कि आत्मा कैसी है? दुर, बुरी है। तो इसका जो होगा, क्या होगा इसका विग्रह? बुरी आत्मा। ठीक है, बुरी है जिसकी आत्मा, कौन है वो? दुरात्मा। और इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। परमानंद, ठीक है। परमानंद, आनंद कैसा कैसा आनंद है? परम। ठीक है, आनंद की विशेषता क्या हो रही है? आनंद सामान्य आदम नहीं है, परम, बहुत उत्कर्ष, उच्च श्रेणी का आनंद है। तो परम है जो आनंद। बस आपको इसमें यही देखना है कर्मधारय समास में कि इसमें ना विशेषता बताई जा रही है। एक विशेष होगा, दूसरा उसका विशेषण होगा। बस आपको इसी से ये पहचानना है। ठीक है, जैसे कि नील गगन। अब नील गगन में कौन सा समास होगा? देखिए आप, गगन कैसा है? नीला। ठीक है, और देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं इसके। वचनामृत, ठीक है। वचनामृत, वचन कैसे हैं? अमृत के समान। वचन कैसे हैं फ्रेंड्स? अमृत के समान। तो और ये आपका क्लियर हो गया होगा। और आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अगर ये आता है कि वह कौन सा समास है जिसमें उसके दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान है, तो वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास है। क्योंकि बहुब्रीहि समास में दो पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि लंबोदर। और फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास की ट्रिक ये है कि इसमें आपको 99% तो देवी देवताओं के नाम वो आपको इसी में देखने को मिलेंगे। राक्षसों के नाम या उनकी जो भी निकनेम उपाधियां हैं, ठीक है, वो सब आपको किस में मिलेंगे? आपको बहुब्रीहि समास में मिलेंगे वो। तो देखिए, लंबोदर, ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? लंबा है जिसका उदर। लंबा है जिसका उदर। उदर माने पेट। कौन है? तो ये इसका किसके लिए आया है? गणेश जी के लिए। हाँ, लंबा है जिसका उदर। दूसरा है दशानन। 10 है जिसके आनन। आनन मीन्स मुख। तो किसके लिए आ रहा है ये? रावण के लिए। अगर इस तरह के आपको समास दिखें तो आप तुरंत पहचान लेना कि ये बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखते हैं, पीतांबर। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। अंबर से तात्पर्य है, अंबर से क्या है? वस्त्र। ठीक है, पीत का क्या होगा? पीला। पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। पीले वस्त्र कौन धारण करते हैं? विष्णु जी। नेक्स्ट देखते हैं, गजानन। गजानन, गज के समान है जिसके आनन। आनन मतलब मुख। तो कौन है गज के समान आनन? किसके हैं? गणेश जी के। नेक्स्ट देखते हैं, बीड़ा पाणी। ठीक है, बीड़ा पाणी। पाणी से तात्पर्य, पाणी से जो पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, बीड़ा है पाणी मतलब बीड़ा है जिसके हाथ में। किसका अर्थ क्या हो जाएगा? बीड़ा जिसके हाथ में। बीड़ा किसके हाथ में होती है? माँ सरस्वती के हाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। श्वेतांबरा।
श्वेत है जिसका अंबर। तो श्वेत अंबर किसका होता है? श्वेत वस्त्र कौन धारण करती है? माँ सरस्वती। तो आपको बस ऐसे ही पहचानना है। इसमें देवी देवताओं के नाम कोई और राक्षसों के नाम अधिकतर इसमें ये ही मिलते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज़ और बतानी थी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था पीताम्बर। पीताम्बर, ठीक है। अब पीताम्बर ये आपका समास है। इसमें दोनों आपके ऑप्शनल में दोनों हैं, कर्मधारय समास भी दिया हुआ है और बहुब्रीहि समास भी दिया हुआ है। अब इसमें देखिए अंबर, अंबर की विशेषता भी बता रहे हैं कि अंबर कैसा है, वस्त्र कैसा है? पीला, है ना। और दोनों, और जैसे आपको बताया विशेष विशेषण बताया है, पर आप याद रखना कि इसमें जो पहली प्राथमिकता होगी वो बहुब्रीहि समास की ही होगी, क्योंकि इसमें कोई साधारण अंबर नहीं है। किसके बारे में बताया? भगवान विष्णु का जो पीला अंबर है, पीले वस्त्रों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अगर कर्मधारय बहुब्रीहि समास है तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुब्रीहि समास ही होगा, ठीक है। अगर इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, कर्मधारय है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें कर्मधारय इसमें दूसरे नंबर पे आएगा, ना कि पहले नंबर पे। फर्स्ट चॉइस में कौन सा आंसर होगा? बहुब्रीहि होगा। अगर बहुब्रीहि नहीं दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है, तो कर्मधारय होगा। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, उसमें नीचे आपको कर्मधारय भी दे दिया है, बहुब्रीहि भी दे दिया है, और इसमें नीचे ये भी लिख दिया है कोई नहीं, या कोई है, या ये दोनों हैं, ऐसे भी हो जाता है। अगर आपकी चॉइस में दोनों भी लिखा हुआ है कि दोनों हैं, तो इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक पूछा है तो पहला आंसर कौन सा होगा? बहुब्रीहि आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें सबसे पहला तो ये है फ्रेंड्स, इसकी मेन ट्रिक तो यही है कि आपको कारक चिन्हों का पता होना चाहिए। आप कारक चिन्हों के, और दूसरा क्या है, ये सबसे मतलब इनको आप कारक चिन्हों के बस आपको ये पता होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे चिन्ह आपको पता है तो आप तुरंत इसको पहचान लोगे बस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान था, ठीक है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था। द्वंद्व समास में, द्वंद्व की बात करें तो उसमें दोनों पद प्रधान थे, ठीक है। और द्विगु समास में संख्यावाची था। कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण वाला था। बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान था ना दूसरा पद प्रधान था, उसमें तीसरा ही पद प्रधान था। और तत्पुरुष समास में इसमें कौन सा? इसमें दूसरा पद प्रधान है। तो चलो देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा पद प्रधान होता है। समास के बीच शब्द या विभक्ति को हटा दिया जाता है, जो कि आपको उसे पहचानना है सबसे। और फ्रेंड्स मेन बात यह है कि इसमें है ना, जैसे कारक के चिन्ह 8 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें केवल 6 कारकों के चिन्हों का ही प्रयोग किया गया है। 2 कारकों को, इसमें से 2 कारकों का प्रयोग नहीं किया है, वो है कर्ता कारक और संबोधन कारक। इसलिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास में किन 2 कारकों का प्रयोग नहीं हुआ है या किन 2 कारकों को छोड़ा गया है, तो कौन कौन से हैं? कर्ता और संबोधन। अब इसे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष में कर्म की विभक्ति। कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? को। कर्ता ने कर्म को विभक्ति, को का लोप होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है शरणागत, ठीक है। अब आपको शरणागत पहचानना है कि शरणागत कौन सा है। तो देखिए अपन पहले लॉजिक से देखते हैं। तो ये अव्ययभाव समास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई अव्यय या उपसर्ग नहीं दे रखा, तो अव्ययभाव समास है, नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या द्वंद्व समास है, वो भी नहीं है। द्विगु समास है, नहीं है, ठीक है। और कर्मधारय समास है, कर्मधारय भी नहीं है। बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि भी नहीं है। इसमें कौन सा समास है? इसमें है तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कौन सा है? ये कर्म की विभक्ति है। इसका अगर विग्रह पूछ लिया जाता है कि इसका विग्रह क्या होगा, तो वो देखिए शरण को आया, ठीक है। दूसरा देखते हैं यश प्राप्त, ठीक है। तो पहले आपको क्या है फ्रेंड्स, शब्द को अच्छी तरह से पढ़ो,
यश को प्राप्त आ रहा है ना, जिसका आप है ना विग्रह करने की खुद कोशिश करो क्या आ रहा है, यश का प्राप्त तो है नहीं, यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें को विभक्ति आ रही है, तो को का मतलब है कर्म, और कर्म किसमें, इस विभक्ति का प्रयोग किसमें किया गया, तत्पुरुष में। तो आप सीधे पहचान लोगे कौन सा है ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वर्गगत। स्वर्गगत का क्या हो जाएगा, स्वर्ग को गत माने होता है गया या गमन करना। ठीक है, स्वर्ग को गया, तो देखिए अब इसका स्वर्ग की तो होगा नहीं, इसका सीधा सीधा निकल रहा है कि स्वर्ग को गया। तो आप जैसे पढ़ोगे ना तो विभक्ति निकल के आएगी, और जहाँ भी कर्म जहाँ पर भी कारक विभक्ति निकल के आ रही है वो कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। अब इसका हम दूसरे उसके देखते हैं करण तत्पुरुष समास के। हम करण की विभक्ति क्या होती है, देखिए करण की विभक्ति होती है के द्वारा या से। ठीक है, करण की विभक्ति क्या होती है, के द्वारा या से होती है जी। ठीक है, जैसे इसका वो देखते हैं हम एग्जाम्पल, देखो तुलसी कृत। ठीक है, तुलसी के द्वारा लिखी गई, इसका अगर विच्छेद करेंगे, इसका विक्रय करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुलसी के द्वारा लिखी गई। अगर तुलसी कृत है तो आप तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि किसी उनकी कृति की बात की जा रही है जो तुलसी के द्वारा लिखी गई है। कौन सा कारक हो गया, उसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। और कभी कभी तत्पुरुष समास में भी अगर विभक्ति पूछ लेते हैं कौन सी है, तो के द्वारा या से है। ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी आपकी, कौन सी विभक्ति आ जाएगी फ्रेंड, इसमें आ जाएगी करण विभक्ति, क्योंकि करण विभक्ति क्या होती, के द्वारा या से का मतलब होता है माध्यम। दूसरा देखते हैं इसमें रेखांकित। ठीक है, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रेखा से अंकित। ठीक है, अब से की विभक्ति किस में आ रही है, तो वो आ रही है आपकी करण में। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। ठीक है, क्या हो जाएगा, हस्त से लिखित या हस्त से द्वारा लिखित। तो इसमें आप विभक्ति से पहचान लोगे, अगर विभक्ति पूछता है तो आपके समझ में आ जाएगी कि कौन सी विभक्ति है, करण विभक्ति है। क्योंकि करण की विभक्ति में क्या है इसके, ये के द्वारा और से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें संप्रदान। तो देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, संप्रदान कारक की विभक्ति की बात करें तो इस कारक की विभक्ति क्या है, के लिए। ठीक है, आप फ्रेंड्स विभक्ति भी जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें तत्पुरुष के साथ साथ कभी इसकी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इसमें तत्पुरुष में कौन सा कारक है इसमें। ठीक है, और ये आप जरूर याद रखना कि इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, 8 कारक है लेकिन इसमें केवल 6 कारकों का ही प्रयोग किया गया है। तो जैसे विद्यालय। ठीक है, विद्यालय, इसका क्या होगा, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब स्थान। ठीक है, विद्या के लिए आलय, तो आपको समझ में आ जाएगा विद्यालय है, तो इसमें ना तो कोई आपका अव्ययभाव आ रहा है। आप देखो या तो इस विभक्ति को अच्छी तरह पढ़ के उस विभक्ति का मालूम करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसमें तत्पुरुष है। दूसरा सीधा सीधा इसमें ये भी है कि आप देख लो इसमें अव्ययभाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दिगु नहीं है, ये नहीं है, बचा कौन सा है, तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष उसमें दिया हुआ है, टिक मार दो आप। ठीक है ना, युद्ध भूमि, क्या हो जाएगा, तो युद्ध भूमि दिया हुआ है, इसमें कौन सा समास होगा, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा के लिए, तो कौन सा हो रहा है इसमें, तत्पुरुष समास अब हो रहा है। तत्पुरुष समास में अगर कारक की बात करी जाए तो कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपादान के। अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। फ्रेंड्स ये आप याद रखना कि करण में था से, लेकिन उसमें जो से था
वो माध्यम के लिए था कि उनके द्वारा लिखी गई है। और अपादान में जो से होगा वो पृथकता या अलग का प्रतीक, अलग का होगा। किसका होगा? पृथकता का बोध कराएगा, या तो बोध कराएगा हमें पृथकता का या अलग। ठीक है, पृथकता या अलग का हमें बोध कराता है। तो ये इसमें से का आप याद रखना। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पथ भ्रष्ट। ठीक है, पथ भ्रष्ट है। तो पहले तो आप देखिए, पथ भ्रष्ट तो क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, जन्म अंधा, जन्म से अंधा। देश से देश निकाला, देश निकाला, देश से निकाला हुआ। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ठीक है, तो इसमें किसका बोध करा रहा है? हमें अलग से। अलग से के कैसे करा रहा है? देखिए, रोग से मुक्त। अब वो रोग से मुक्त हो चुका है, यानी कि रोग से अब वो फ्री है, अब वो स्वस्थ है। देश से निकाला, वो देश से निकाला जा चुका है। ठीक है ना। पथ से भ्रष्ट, वो पथ से कैसा हो गया है? अब भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है, ज्ञानहीन, ज्ञान से हीन। धर्म विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका संबंध विभक्ति का। तो संबंध विभक्ति का होता है आपका का, की, के। देशवासी, तो क्या हो जाएगा? देश का वासी। ठीक है, उद्योगपति, उद्योग का पति। राजदूत, राजा का दूत। यशोदा नंदन, यशोदा नंदन, यशोदा का नंदन। ठीक है, जहाँ का, की, के, जहाँ भी आपको का, की, के, का की के विभक्ति का उच्चारण हो रहा हो, जहाँ आपको लग रहा हो विभक्ति का लोप किया गया है और आप जब उसका विग्रह कर रहे हो तो आपका उनका उच्चारण आपका हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका संबंध। अधिकरण का होता है मैं पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या आपका द्विगु समास। ठीक है, तो देखिए दशानन में जैसे कि आपका बताया था 10 है आनंद जिसके, तो ना तो इसमें तत्पुरुष समास है, ना इसमें कर्मधारय समास है। इसमें कौन सा होगा? इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराया, चार राहों का समूह। तो देखिए, जहाँ भी आपको संख्यावाचक दिखाई दे उसमें कौन सा होगा? कर्मधारय होगा? नहीं होगा कर्मधारय। द्वंद्व होगा? द्वंद्व नहीं होगा। ठीक है ना। द्विगु समास, उसमें कौन सा होगा आपका? द्विगु। और जी है अव्ययभाव समास, तो अव्ययभाव समास भी नहीं है। कौन सा समास होगा आपका? आपका होगा द्विगु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है? तो तिरंगा में देखिए आप, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, या तत्पुरुष समास। तो तिरंगा, तिरंगा में क्या है? 3 रंगों का बता रहा है। 3 पहली ये संख्यावाचक है ये, तो कौन सा होगा? इसमें द्विगु समास होगा इसमें। ठीक है, जहाँ भी आपको संख्या देखे तो द्विगु समास हो गया। द्वंद्व में जैसे आपको बताया था, अव्ययभाव समास में क्या होगा? उपसर्ग होगा इसमें। ठीक है ना। और तत्पुरुष समास में आपको विभक्ति के माध्यम से उसे ऐसे मतलब पता लगाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का, बहुब्रीहि का, तत्पुरुष का या अव्ययभाव समास का? किसका होगा? देव जो महान है। देव देव सामान्य देव की बात नहीं कर रहे हैं, देव की विशेषता बताई जा रही है। देव कैसे है? महान। ठीक है ना, जहां भी विशेषता बताई जाए कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्मधारय। तो इस ठीक है, कौन सी हो जाएगी? कर्मधारय। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो देखिए राजपुत्र में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय समास। तो राजपुत्र का अगर हम क्या करेंगे, इसमें द्विगु है? नहीं है। द्वंद्व है? नहीं है। कर्मधारय है? नहीं है। इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो क्या होगा? राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, का विभक्ति का इसमें लोप किया गया है। कौन सा हो जाएगा? राजा का पुत्र। और समास की बात करी जाए तो कौन सा समास होगा इसमें? संबंध। जहाँ का, की, के का बोध होता है वहाँ कौन सा होता है? संबंध समास संबंध कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? तो देखिए कर्मधारय में पूर्व प्रधान नहीं होता, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद की बात की गई है, तो पूर्व पद किसमें प्रधान है? अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान है। समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? तो देखिए समास के 6 भेद हैं। उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या थी? अब तक, दे, दो। ठीक है, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। नेक्स्ट देखते हैं। मृग नयन में कौन सा समास है? नयन कैसे है? मृग के समान। ठीक है, पहले आपको है ना, जब भी समास दिया उसे अच्छी तरह से पढ़ो। उसमें देखिए उसमें कोई विभक्ति निकल रही है क्या है? तो नयन, इसमें नयन की विशेषता बता रही है। नयन कैसे है? मृग के समान। अब आपको पता है कि जहाँ भी विशेषता बताई जाती है वो कौन सा समास होगा? वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय। यथाक्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? कौन सा है? यथाक्रम। तो देखिए जैसा आपको बताया था, जहाँ भी आपको उपसर्ग दिखाओ, यथा हो, अति हो, प्रति हो, अनु हो, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी आपको उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं वो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अव्ययभाव समास। वनवास, वनवास में कौन सा समास है? तो देखिए वनवास में द्वंद्व नहीं है, अव्ययभाव समास नहीं है और कर्मधारय भी नहीं है। इसमें कौन सा होगा? वन में बास। क्या हो जाएगा? वन में बास। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति है? अधिकरण। कौन सी विभक्ति होगी? अधिकरण कारक। ठीक है, क्योंकि अधिकरण में क्या होता है? मैं और पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में देखिए पंच, पहला आप देख लिए पंच, ये संख्याबोधक है। संख्याबोधक का किस में आ रहा है? संख्याबोधक आ रहा है हमारा द्विगु में। ठीक है, तत्पुरुष में नहीं है, कर्मधारय में नहीं है, द्वंद्व में नहीं। कौन सा समास हो गया हमारा? द्विगु समास हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो देखिए चक्रपाणी में कौन सा है? अव्ययभाव। चक्रपाणी। ठीक है, पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ। हाथ में है जिसके चक्र। पहले आप फ्रेंड्स इसका वो जरूर निकालने की कोशिश करना अच्छी तरह से समझ के कि कौन सा हो रहा है। ठीक है, बाकी ट्रिक आपको पता ही, आपको तुरंत समझ में आ गया कि पाणी किसके हाथ में चक्र है। तो इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान है, वो कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। इसमें किसकी बात करी जा रही है? विष्णु जी की बात करी जा रही है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष की बात करी जाए तो कौन सा समास है? सुपुरुष। पुरुष कैसा है? सुपुरुष। ठीक है, तो कौन सा समास है इसमें? अच्छे पुरुष की, इसमें पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समास समझ में आए या नहीं आए। ठीक है ना, और मैं इसके साथ ही आपको इसके 100 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस वीडियो और बना के भेजूंगी।
डालूंगी, जिसे आप आराम से बैठ के सॉल्व करो, और आप कहोगे तो उसके PDF भी डाल दूंगी मैं। इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।